गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम एनटीए, सीयूईटी या डीयू या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो दिस इज द वीडियो फॉर यू। इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेंगे। ये आज उसका 9th सेक्शन है, जो सेशन मैं ऑलरेडी पहले 8 वीडियोस क्रिएट कर चुकी हूँ। अगर आपको वो देखना हो तो आप CUET हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट है, आप वहां से ये सारी वीडियोस चेक कर सकते हो, खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस डिस्कशन की PDF चाहिए हो तो वो आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज बेस्ड ऑन सनसेट लॉ? रयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है परमानेंट सेटलमेंट। दिस विज बेस्ड ऑन सनसेट लॉ कि अगर आपने, जैसे सन सेट होता है जब सूर्य अस्त होता है, उससे पहले पहले आपको अपना रेवेन्यू देना है, नहीं तो आपकी जो जमींदारी है वो जब्त कर ली जाएगी। एंड हमने देखा था कि कैसे ऑक्शन हो रही थी उनकी जमींदारी की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। आफ्टर टेकिंग पोजेशन ऑफ अवध द ब्रिटिश डिसआर्म डैश एंड डिस्ट्रॉयड ऑल देयर फोर्ट्स। जब अवध ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था तो उन्होंने किन को डिसआर्म कर दिया था और उनके किले भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे? तालुकदार, लैंडलॉर्ड्स, चीफ कमांडर ऑफ अवध या किंग ऑफ अवध? तो इसका आंसर है तालुकदार्स। उनको भी वो कोई पावर नहीं देना चाहते थे तो उनको भी डिसआर्म्ड कर दिया था और उनके किले भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे। विनोदिनी दासी was a pioneering figure of Hindi theatre, Bengali theatre, मराठी theatre या none of the above? तो जो विनोदिनी दासी थी, she was an Bengali theatre artist. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है वेयर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन इंडिया? तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने कहाँ अपनी फैक्ट्री सेटअप की? कैलिकट, सूरत, पौंडीचेरी या मसूलीपट्टनम? तो फ्रेंच ने अपनी फैक्ट्री जो थी वो सूरत में 1667 में सेटअप की थी। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सेटअप हुई थी, फाउंडेड 1664। ठीक है। एंड ये सबसे लेट इन्होंने ही, फ्रेंच ने ही, कंपेयर टू अगर आप डच, ब्रिटिश और बाकी सबसे कंपेयर करोगे तो फ्रेंच ने सबसे लेट ही अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी। आगे बढ़ते हैं। द डेक्कन रायट्स कमीशन वाज रिलेटेड टू, जो ये डेक्कन रायट्स की कमीशन थी ये किस चीज से रिलेटेड थी? लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन डेक्कन, प्रॉब्लम्स विद द रायतवारी सिस्टम, कम्युनल रायट्स इन डेक्कन या फिर इनडेप्थनेस ऑफ द पेजेंट्स? तो जो डेक्कन रायट कमीशन थी ये इनडेप्थनेस ऑफ पेजेंट से रिलेटेड थी। एंड डेक्कन राइट्स 1875 में हुए थे। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि किसानों ने, जो पेजेंट्स थे, उन्होंने मार्केट प्लेस जहाँ पे मनी लेंडर, साहूकार रहते थे जो उधार देते थे, उनके घर बर्न कर दिए थे, जहाँ पे वो रहते थे उन पे अटैक किया था। और जो भी अकाउंट बुक्स थी उनको भी जला दिया था ताकि रिकॉर्ड्स ही ना रहे, और उनके सारे ग्रेन्स जो थे, अनाज था, उसको भी लूट लिया था। और इसके बाद फिर फाइनली 1879 में, क्योंकि पेजेंट्स के साथ बहुत गलत हो रहा था, उनको उधार अगर वो नहीं चुका पाते थे तो उनके साथ बहुत गलत किया जा रहा था एंड वो एक साइकिल में फंस जाते थे उधार लेने पे। तो 1879 में इस सिचुएशन से डील करने के लिए जो एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट था
रिलीफ एक्ट, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, पास किया गया था ताकि ये इंश्योर करने के लिए कि अगर कोई किसान ऐसा है जो अपना कर नहीं झुका पा रहा, डेट नहीं दे पा रहा, तो उसको जेल में नहीं डाल दिया जाएगा। उसके चलते इस एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट को पास किया गया था 1879 में। और जो डेक्कन रायट कमीशन था, ये जो डेक्कन रायट्स हुए थे, ये हुए थे 1875 में। डेक्कन रायट्स 1875। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉटरी कमीशन विल सेट अप फॉर टाउन प्लानिंग, पुलिस रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म या ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए। तो लॉटरी कमीशन जो थी ये टाउन प्लानिंग के पर्पज से सेटअप की गई थी। एक मिनट, ये रहा। टाउन प्लानिंग के पर्पज से सेटअप की गई थी। इसको 1817 में सेटअप किया था और इसका नाम लॉटरी कमेटी इसीलिए, या टाउन प्लानिंग जो भी लॉटरी कमेटी है उसका नाम इसलिए क्योंकि जो भी फंड्स टाउन प्लानिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते थे वो पब्लिक जो लॉटरी होती थी उनके थ्रू आया करते थे, इसीलिए इसका नाम लॉटरी कमेटी था। आगे बढ़ते हैं। सब्सिडरी अलायंस जो था ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर जॉन शोर, लॉर्ड वीजली, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी। तो इनमें से किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो उसका आंसर है लॉर्ड वीजली वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस। एंड नवाब ऑफ अवध जो थे, अवध, ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने, जो सब्सिडरी अलायंस के अंडर ब्रिटिश ने अवध को अनेक्स किया था। और एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें उनको नवाब ऑफ अवध को हरा दिया गया था और फाइनली जो अवध था वो ब्रिटिश के अंडर आ गया था। फर्स्ट कॉटन मिल जो थी इंडिया में वो सेटअप हुई थी 1854 में। इस पे भी अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है, बट ये सेटअप कहाँ हुई थी? कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास या दिल्ली? तो जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल थी, जो स्पिनिंग मिल थी, उसको बॉम्बे में सेटअप किया गया था। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू जमींदारी सिस्टम जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे प्रिवेल करता था, जो प्रिवेल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, पर्सन जो कल्टीवेट करते थे सम लैंड, वो रेस्ट ऑफ दी टू अंडर राइट्स ऑन रेंट वर नोन एज, उनके पास ये लैंड है, इसमें से ये हिस्सा वो खुद कल्टीवेट करते हैं, बट जो बाकी का लैंड है ये रेंट पे दे देते थे उन अंडर राइट्स को, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, उनको उधार पे ये जमीन दे देते थे कि अब आप यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन कर लो, बदले में हमें कुछ पैसे या जो भी अनाज उगेगा उसका सरप्लस दे देना। तो ये जो रेंट पे ये अंडर राइट्स लेते थे वो क्या कहलाते थे? जमींदार, ज्योतिदार, रायत या तालुकदार? तो वैसे इसका आंसर तो रायत ही है, उनको रायत ही कहा जाता था। क्वेश्चन 10, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म दामिनी कोव is related to which of the following event? Bhil revolt, संथल रिवोल्ट, मोफल रिवोल्ट या कॉन्ड अपराइजिंग? तो इनमें से किसको दामिनी को कहा गया है? तो ये संथल रिबेल हुआ था, जो परमानेंट सेटलमेंट के बाद इन लोगों को सेटल होने को कहा गया और एक जगह पे सेटल हुए, बट धीरे धीरे इनको रियलाइज हुआ कि ये जो है इनके साथ फेयर नहीं हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है, एंड इन्होंने रिबेल किया था। तो वो संथल रिबेल था। ऑब्वियसली ब्रिटिश ने इनको सप्रेस कर दिया था, बाद में ये लोग हार गए थे एंड इन्हें किल भी किया गया था, बट ये संथल रिबेल था जिसको दामिनी को नाम टर्म दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु वाज द लीडर ऑफ इंडियन सिपाही इन दिल्ली? दिल्ली के जो सिपाहीज थे उनके लीडर कौन थे? तांतिया तोपे, कुंवर सिंह, भक्त खान या अलवी अब्दुल्ला? तो इनमें से कौन थे जो इंडियन सिपाही दिल्ली में थे उनके वो लीडर थे? तो इसका आंसर है भक्त खान। ही वाज द लीडर ऑफ इंडियन सिपाहीज इन दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the freedom fighter considered as the first martyr of the 1857 revolt? मंगल पांडे, बी डी सरकर, बेगम हजरत महल या आर सी मजुमदार?
तो इसका आंसर बहुत ही क्लियर है, ये तो सबको पता होगा कि इसका आंसर है मंगल पांडे। एंड मंगल पांडे की जो एक एग्जाम्पल था, वो जब इंडिपेंडेंस की हमने स्ट्रगल 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट वाली मूवमेंट स्टार्ट हुई, तब भी उनके एग्जाम्पल से मोटिवेशन लिया जा रहा था। फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो तब भी मोटिवेट हो रहे थे। ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स हु कैप्चर्ड दिल्ली ड्यूरिंग 1857, क्योंकि काफी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी ब्रिटिश के, बट फाइनली दिल्ली किसने कैप्चर किया था? हंग रोज, मेजर हडसन, जॉन निकोलस, सर कॉलिन कैम्पबेल। इनमें से किसको हु कैप्चर्ड दिल्ली ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट? तो उसका आंसर है जॉन निकोलसन। इन्होंने कैप्चर किया था। और अगर हम मेजर हडसन की बात करें तो ही वॉज द वन हु किल्ड बहादुर शाह जो थे, उनके जो सन्स और ग्रैंड सन्स थे उनमें से कुछ को उन्होंने किल किया था, ये माना जाता है। अगर हम सर कॉलिन कैम्पबेल की बात करें तो इन्होंने कानपुर में जो रिवोल्ट था उससे कानपुर को रिकवर इन्होंने किया था। और हंग रोज जो थे, इन्होंने जो सप्रेस किया था रिवोल्ट झांसी में, क्योंकि सिचुएशन काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, तो हर जगह पे कुछ पॉपुलर लीडर्स इमर्ज हुए थे, तो एरिया उनके कंट्रोल से बाहर चला गया था। तो ये लीडर्स थे जो वहां के ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो जिन्होंने उनको वापस से एरियाज को कैप्चर किया था या रिवोल्ट को सप्रेस किया था। आगे बढ़ते हैं। अब अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज जो कि ब्रिटिश ने अनेक्स की थी 1857 के रिवोल्ट के बाद। In 1801, a subsidiary alliance was imposed in Awadh and in Dash it was taken over. 1854, 1802, 1856 या 1811, इनमें से कौन सा टाइम था? अवध पे सब्सिडरी अलायंस इम्पोज तो 1801 में हुआ था, ये तो बहुत क्लियर है, लेकिन उसको वापस कब लिया गया था? तो इसका आंसर है 1856। The Azamgarh प्रोक्लेमेशन वॉज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? आई थिंक ये मैंने पिछली वीडियो में भी इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो ये किस इवेंट से रिलेटेड था? दांडी मार्च, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या ट्राइबल मूवमेंट? तो इसका आंसर जिससे ये रिलेटेड है वो है 1857 का ग्रेट रिवोल्ट। एंड ये आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन है, ये प्रोबेबली, हम श्योर नहीं है, बट प्रोबेबली माना जाता है कि जो ये फिरोज शाह थे, जो बहादुर शाह एम्परर थे, उनके सन माने जाते हैं, प्रोबेबली उन्होंने ही इसको पब्लिश किया था। हु वाज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ? तो 1857 में लखनऊ में कौन थे लीडर? जीनत महल, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, तांतिया तोपे? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल was the leader and here is the list of leaders जो अलग अलग जगहों पे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप पीडीएफ जब टेलीग्राम पे मैं डालूंगी तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बिरजिस कादर, अब्दुल्ला, बेगम हजरत महल, देवर फ्रॉम लखनऊ, जनरल बकत खान, जो मैंने आपको क्वेश्चन भी था इसका, और बहादुर शाह टू, देवर फ्रॉम दिल्ली, कानपुर। मेन इन तीनों को तो जरूर ही याद कर लेना, बाकी दीज थ्री आर योर चॉइस, इफ यू हैव टाइम एंड यू कैन तो आप ये कर लेना, बट ये तीन तो इम्पोर्टेंट हैं, तो ये तो आप कर ही लेना। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस बिलीफ्स ने 1857 के इवेंट को शेप किया? कि सोल्जर्स को कार्ट्रिज दी जा रही थी जो काउ और पिग के फैट था उस पे, और रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच थे काउस के हिंदूज के साथ और पिग्स के मुस्लिम्स के साथ। काउ इसको होली मानते हैं हिंदूज, एंड पिग का फैट वो बिल्कुल भी मुस्लिम्स नहीं, उसको एक तरीके से वो यूज करना सही नहीं मानते। तो दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच हो रहे थे।
कंपनी इंट्रोड्यूस मैनी रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स, जैसे एजुकेशन फील्ड में और मॉडर्नाइजेशन ला रहे थे, सती को बैन किया था, एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाए जा रहे थे, इंपॉर्टेंट रिफॉर्म से प्रिवेंशन ऑफ सती और विडो रीमैरिज ये सब इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो ये सारे ही रीजंस हैं जिनके कारण लोगों को लगा कि ये हमारे को हिंदू मुस्लिम सिख सबको कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपने रिलीजन को लाना चाहते हैं। तो लोगों के अंदर एक फियर आ गया था और वो भी बहुत प्रीडोमिनेंट फैक्टर था जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश ने अनेक्स की थी इस बात को कह के कि जो उनके नवाब हैं वो सही से उस एरिया को गवर्न नहीं कर रहे? अवध, नागपुर, सतारा, उदयपुर। तो इसका आंसर है अवध। और ब्रिटिश ने ये बहुत गलत एज्यूम किया था कि अवध के लोग उनके नवाब से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, जबकि ये सच नहीं था। इसीलिए 1857 के रिवोल्ट में अवध ने सबसे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन दिया था। आगे बढ़ते हैं। Which of the following was not the economic cause of revolt of 1857? Heavy taxation, increased pressure on agricultural land, increase availability of market, Indian cotton की market बढ़ गई थी, या none of these, या agricultural land पे pressure बढ़ गया था? तो इकोनॉमिक फैक्टर में जो ये मार्केट वाला फैक्टर है इंडियन कॉटन वाला, ये गलत है क्योंकि ये रिवोल्ट का कारण नहीं था। प्रेशर जो एग्रीकल्चर लैंड पे था वो समझा जा सकता है, बट ये तो अच्छी चीज थी ना कि कॉटन की डिमांड बढ़ रही थी, ट्रेड बढ़ रहा था। तो दीज वर नॉट द फैक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जब 1857 का रिवोल्ट हुआ? लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉन्ग किंग्सफोर्ड। तो लॉर्ड कैनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के जब 1857 का रिवोल्ट हुआ। 10th मार्च 1857, 10th मई सॉरी, वाज द टाइम जब सिपॉय जो म्यूटनी थी, रिवोल्ट था एक तरीके से, वो शुरू हुआ था। एंड फिर वो लोग दिल्ली आए थे। एक ब्रीफ दे रही हूँ मैं सिर्फ। बहादुर शाह टू को उन्होंने बोला था कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनिए, क्योंकि काफी लोग ये चाहते थे कि जो पुराने लीडर्स थे ब्रिटिश से पहले उन्हीं को ही पावर वापस मिलनी चाहिए। एंड उन्हें लग रहा था कि मुगल्स वर द वन जो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते थे इस पूरे सिनेरियो को, और उनको ही एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर से देखा जा रहा था। क्योंकि जैसे जब हमने बाद में 1942 या जब हम उस वक्त की लड़ाई लड़ रहे थे तब एक सिनेरियो अलग था कि हम डेमोक्रेसी चाह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन था। बट जब 1857 में हम लीडर्स जो पुराने थे, जैसे कि नाना साहिब हो गए, झांसी की रानी हो गई, या यहाँ पे दिल्ली में मुगल्स एम्पायर चल रहा था तो बहादुर शाह टू को, तो इनको ही रिप्रेजेंटेटिव के तौर से देखा जा रहा था। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस। इसमें से आपके कितने ठीक हुए मुझे झटपट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके आसपास की भी जो भी डिस्कशन थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो भी मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सजेशंस हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव देम। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। अगर अभी तक आपने इसकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है और हेल्प के लिए चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, मैं वहां पे इसको डाल दूंगी। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम एनटीए, सीयूईटी या डीयू या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है आपका, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेशन की सीरीज की वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आप वो देख सकते हो। आई होप आपको हेल्प करेंगी। एंड ये 10th है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से इसको रेफर करने के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगी, वहां से आप ले सकते हो। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन 10th का फर्स्ट क्वेश्चन। मोहनदास करमचंद गांधी बिकेम महात्मा गांधी ड्यूरिंग डैश।
तो इनका इनिशियली नाम वी ऑल नो महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन इनको महात्मा गांधी कब कहा जाने लगा, महात्मा का टाइटल कब दिया गया? चंपारण सत्याग्रह के टाइम, रॉलेट सत्याग्रह, अमृतसर सेशन जो कि आईएनसी का हुआ था 1919 में, या फिर खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे। तो चंपारण मूवमेंट के टाइम पे मोहनदास करमचंद गांधी was given the title of महात्मा। एंड चंपारण मूवमेंट कब हुई थी? 1917 में। जब गांधी जी आए थे तो उसके बाद उन्होंने इंडिया के अलग अलग जगहों पे वो गए थे और उन्होंने 3 मूवमेंट्स में बेसिकली, चंपारण थी, केड़ा थी, ऐसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वहां के लोगों को हेल्प किया था। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दीज लॉज या फिर रिफॉर्म्स हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया ट्राइंग टू रिमूव रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिशर्स करते थे, ऐसा कौन सा बिल या रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसने इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने में हेल्प की थी? एल्बर्ट बिल, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट या मोर्ले मिंटो रिफॉर्म? तो एल्बर्ट बिल ये 1883 में इंट्रोड्यूस हुआ था। लॉर्ड रिपन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इससे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे रिमूव हो रहा था कि जो भी सीनियर इंडियन जजेस थे वो अब ब्रिटिश या यूरोपियन जो लोग थे उनके ऊपर भी वो जजमेंट दे सकते थे, प्रिसाइड कर सकते थे। एंड ये जो बिल था, क्योंकि इसमें एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो रहा था, तो जो यूरोपियंस इंडिया में रहते थे उन्होंने इसका काइंड ऑफ अगेंस्ट भी कहा था, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल बिल थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, The Ahmedabad Satyagraha of Gandhi ji was directed against Indian government officials, Gujarat mill owners, non-government officials of Maharaj, British non-government officials। तो जो अहमदाबाद सत्याग्रह था ये गुजरात मिल ओनर्स के अगेंस्ट था, जो वहाँ के वर्कर्स के को सपोर्ट किया गांधी जी ने और ये सत्याग्रह किया था। ये 1918 में हुआ था। गुजरात जो अहमदाबाद सत्याग्रह था जो ओनर्स के अगेंस्ट था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ मुस्लिम फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? तो इसमें से कौन सा एक्ट था जिसमें गवर्नमेंट सेपरेट इलेक्टोरेट ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1858 तो बहुत ही देर है और ये 35 बहुत लेट। ये दोनों आपको अगर कंफ्यूजन भी हो रही है तो इन दोनों में होगी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं था वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था। इस एक्ट में जो मोर्ले मिंटो भी इस एक्ट को कहा जाता है, इसमें फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम्स को देने की, तो ये फर्स्ट टाइम उस चीज की बात हुई थी। इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं एंड फर्स्ट टाइम ऐसी कोई सेपरेट इलेक्टोरेट का जिक्र हुआ था। Who was the political guru of महात्मा गांधी? एंड इन्हीं के कहने पे जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो उन्होंने इंडिया के अलग अलग जगहों पे टूर किया था। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो महात्मा गांधी के मेंटोर और गुरु कहे जाते हैं वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। With reference to Indian national movement, the famous safety valve theory, एक safety valve theory थी, इनमें से किससे एसोसिएटेड है?
इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से, पॉलिटिकल एजेंडाज जो मॉडरेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस यूज कर रहे थे, मेथड जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट यूज कर रहे थे, या फिर जो मुस्लिम लीग एक सेपरेट नेशन की डिमांड कर रही थी। तो इसमें से किस से एसोसिएटेड था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो था ये फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी से रिलेटेड था। इसको एओ ह्यूम ने फाउंड किया था एंड बेसिकली इसको जो एक अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की आवाज उठ रही थी उसको बैलेंस करने के लिए ये एक आईएनसी को फॉर्म किया गया था और इस थ्योरी को सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजंस बिहाइंड द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों लॉन्च किया गया था? जलियांवाला बाग मैसेकर, डिससैटिस्फैक्शन विद मॉन्टेग चम्सफोर्ड रिफॉर्म, रॉलेट एक्ट, या फिर खिलाफत एलिगेशन। तो इन किस रीजन के कारण नॉन कॉपरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो नॉन कॉपरेशन को 1920 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड ये सब रीजंस थे कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसीलिए आपका आंसर है 1 2 3 4। ये चारों ही रीजन है। अंडर हुज प्रेसिडेंसी वॉज लाहौर सेशन ऑफ INC हेल्ड टू पास द रेजोल्यूशन स्वराज? किस की प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त जब INC ने लाहौर सेशन में स्वराज वाला जो कॉलिंग थी उसको रेजोल्यूशन को पास किया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चिरंजीव दास, या फिर मुख्तार अहमद अंसारी? तो इनमें से कौन था लाहौर सेशन की प्रेसिडेंसी जिसके जब ये रेजोल्यूशन कॉलिंग ऑफ स्वराज पास किया गया? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। द अर्ली नेशनलिस्ट एक फर्म फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे थे 20th सेंचुरी फ्रीडम मूवमेंट को। तो उन्होंने अर्ली जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने कैसे एक फर्म फाउंडेशन प्रोवाइड की थी? पॉलिटिक्स ऑफ पेटिशन, जो उन्होंने पेटिशंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू, या फिर एजिटेशनल वेज, या फिर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म? तो अर्ली नेशनलिस्ट्स ने एक फर्म फाउंडेशन जो 20th सेंचुरी फ्रीडम मूवमेंट को दी थी वो थी थ्रू इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। दादा भाई नारोजी जैसे जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने एक फर्म फाउंडेशन देने में हेल्प की थी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था और वो एक गांधी इरविन पैक्ट में एंटर किया था उन्होंने 15 मार्च 1931। इस पैक्ट में गांधी जी ने कंसेंटेड, किस बात पे एग्री किया था इस गांधी इरविन पैक्ट पे? कि पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर, एग्रीड फॉर डिप्रेस्ड क्लास कैंडिडेट्स कि उनको जॉइंट इलेक्टोरेट में इलेक्ट किया जाएगा, या नन ऑफ द अबव। तो गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने कंसेंट किया था कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या सरदार पटेल? तो इनमें से कौन थे जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो उसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड हियर इज द लिस्ट कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे BR अम्बेडकर, यूनियन पावर कमेटी या स्टेट कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी इसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कुछ चेयरमैन हैं एंड आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह ड्राफ्टिंग कमेटी या स्टेट कमेटी भी दिया जा सकता है। तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो या इसको बाद में डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, तो दिस विल हेल्प यू। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 9th December 1946, 13th December 1946, 11th December 1946,
या 22 जनवरी 1947। तो कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किया, लेकिन ये मूव कब किया गया था? तो इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946। 47 तो हो ही नहीं सकता था, इसमें थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट आंसर इज 13 दिसंबर 1946। Who was the chairman of drafting committee of the Constituent Assembly of India? तो अब देखो, क्योंकि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसकी जगह कभी कभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी समझ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर लिख देते हैं, जबकि क्योंकि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है तो इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसलिए ये टेबल ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये एक डिफरेंट ओहदे की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की जब बात होगी ना तो उसका आंसर है बी एन राव। तो आप यहाँ पे ना अगर लिस्ट भी बना रहे हो तो यहाँ पे लिख लेना, ये तो है चेयरमैन की लिस्ट है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर दैट वुड बी बी एन राव। तो आप ऐसे करके एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। When did Constituent Assembly adopt the Constitution of India? कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था? 10 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1948 या 24 मार्च 1946। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था? तो आई थिंक आपको ये तो पता ही है कि ये बहुत ज्यादा ही जल्दी की बात हो रही है। एलिमिनेशन मेथड ना हमेशा यूज कर लेना थोड़ा सा। इन दोनों में से जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था वो था 26 नवंबर 1946। और मैंने आपको जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था 12th का, तो मैंने आपको टाइमलाइन के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि साइन हो गया है, अडॉप्ट हो गया था, बन रहा था 46 से, लेकिन 1950 में 26 जनवरी को इसको हमने फाइनली इंप्लीमेंट किया था। तो 10 जनवरी का तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं था, तो ये आप इसीलिए आप इसको बड़े आराम से मार्क कर सकते थे थ्रू एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिस मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से नॉमिनेटेड थे, उनको गवर्नर जनरल ने नॉमिनेट किया था, लेजिस्लेटिव असेंबलीज और वेरियस प्रोविंसेस के थ्रू इलेक्टेड थे, या इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इनको इलेक्ट किया था। तो ये बेसिकली किस तरीके से ये मेंबर्स बने थे? तो इसका आंसर है कि जो इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी प्रोविंसेस की, उन्होंने इसमें फोर्स था कि वो आईएनसी एंड मुस्लिम लीग ने इनको इलेक्ट किया, बट ये नहीं था। इसका आंसर था कि वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस ने इनको इलेक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। विच वॉज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। बेसिस क्या था? रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन होगा यहाँ पे, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, रेजोल्यूशन ऑफ जो प्रोविंशियल या स्टेट लेजिस्लेटर ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। जो यूनियन टेरिटरीज, जो स्टेट्स थी, प्रोविंसेस थे जहाँ पे प्रिंसेस वगैरह थे, उनके लिए जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वो इनमें से कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का बेसिस? तो ये तो बिल्कुल नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रेजोल्यूशन से आप पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेना देना नहीं है, पिछले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो पहले बन गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इज द बेसिस जिसपे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का वो बेस है।
आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी या जनता पार्टी? तो इसका आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये फाउंड की गई थी बाय ए.ओ. ह्यूम। और कब फाउंड की गई थी? 1885 में। और अगर डेट्स की बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया था। इसके बाद स्वराज पार्टी 1923 में फाउंड की गई थी। और अगर हम जनता पार्टी की बात करें तो 1977, मतलब एक बार चेक कर लेना इसको, बट आई हैव फीलिंग 1977 ही थी। और जो जनता पार्टी थी इसको फाउंड किया था, फाउंडेड बाय जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये पार्टीज और इनके जो फाउंडिंग ईयर्स हैं वैसे इतने आते नहीं हैं, बट स्टिल अगर आप टाइमलाइन से लिख के रखना चाहो कि कौन पहले कौन बाद में, तो वो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग, किसने एक डिसाइसिव रोल प्ले किया था प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में इंडिया में? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सी राजगोपालाचारी? तो इसका आंसर तो आई थिंक हर इंसान को पता है, एंड ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्डिंग। उसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड ही इज आल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कौन से ईयर में? 1924, 1914, 1934 या 1946? तो 1946 तो बहुत ही लेट है, 14 बहुत ही जल्दी है, एक्चुअली 24। इसका आंसर है 1934। तब हमने डिमांड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस। इसमें से आपके कितने ठीक हुए मुझे झटपट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, सजेशन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो एक पूरी प्लेलिस्ट है CUET हिस्ट्री करके, आप उसमें जाके पुरानी वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम NTA CUET या DU या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, सो दिस इज द वीडियो फॉर यू। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए 11th प्रैक्टिस क्वेश्चन के वीडियो पे पहुंचे हैं। इससे पहले के कोई भी अगर आपने प्रैक्टिस सेशन मिस किया है तो आप CUET हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट है, अगर आप चैनल पे जाओगे तो आप उस प्लेलिस्ट में से सारी वीडियोस को देख सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस PDF चाहिए हो इस डिस्कशन की, क्वेश्चंस की, तो वो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। मैं वहां पे इसकी PDF को अपलोड कर दूंगी। तो अपनी खुद की प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए या फिर इन जनरल अगर PDF डाउनलोड करके रखनी है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ PDF के बीच में। सो वो उसके लिए आप टेलीग्राम इज द प्लेस जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं सीरीज जो वीडियोस की 11th वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to the history of India, the term अग्रहा is related to, तो अग्रहा ये टर्म किससे रिलेटेड है? Contribution of land or taxes for the village by the king to the Brahmins। जो किंग टैक्सेस में से
कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं ब्राह्मण्स को कि विलेज के लिए, या फिर अ हेरोडॉक्स सेक्ट इज क्लोजर टू जैनिज्म, उसके लिए ये टर्म यूज की जाती है, या फिर गुप्ता पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी ऑफ अ किंगडम उसके लिए, या फिर अ बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप। तो इनमें से किसको अग्रह कहा जाता है? तो उसका आंसर है फर्स्ट, जो भी लैंड या टैक्स का कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसको कहा जाता है अग्रह। एंड अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें, अ हेरोडॉक्स सेक्ट इज क्लोजर टू जैनिज्म, तो इसको हम कहते हैं आजीविका। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता कि टर्म आजीविका इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर बी होता। सेकेंड जो थर्ड है, अ गुप्ता पीरियड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ अ किंगडम, तो इसको भुक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो हर चीज की एक टर्म है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जब गुप्ता पीरियड की बात करें तो उसको भुक्ति कहा जा रहा है। और अगर हम बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप, तो इसको आप चैत्या कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये टर्म्स हैं एंड आपका आंसर है फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, हरप्पन सील्स इज मोस्टली मेड ऑफ, तो ये मटेरियल पूछ रहा है जिससे हरप्पन सील्स बनाई जाती हैं। ऑप्शंस हैं स्टेटाइट, रेड सैंडस्टोन, टेराकोटा या आइवरी। तो आपका आंसर है स्टेटाइट। हमें अलग अलग जो सील्स मिली हैं उसमें हमें एनिमल मोटिव मिला है और नीचे कुछ सिंबल्स बने हुए मिले हैं। ऑल्दो अभी तक स्क्रिप्ट जो है हरप्पा की इट इज अनडेसिफर्ड, बट स्टिल हमें मटेरियल पता है एंड दैट इज स्टेटाइट। आगे बढ़ते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश की अराउंड 2500 बीसी, और वो जो एरिया था जहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश की उसको हम क्या कहते हैं टुडे? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया, इंडिया एंड चाइना। तो इसमें सबसे ज्यादा जो आंसर हो ही नहीं सकता वो है इंडियन चाइना, एंड इंडिया तो आएगा ही आएगा, तो ये भी नहीं है। एंड अफगानिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया या पाकिस्तान को इसमें मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मोहनजोदारो एंड हरप्पा जैसी जो मेजर साइट्स हैं वो पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे वाले। तो इसलिए आपका आंसर एज पर द ऑप्शंस आपका आंसर बी होगा। बट ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में जो हरप्पा सिविलाइजेशन फ्लरिश की उसमें से पाकिस्तान अफगानिस्तान में कुछ नहीं है, जैसे शोरतुगई वगैरह जो जगहें हैं वो अफगानिस्तान में प्रेजेंट डे पे है, बट स्टिल एज पर द ऑप्शंस यू विल गो विद वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। हाँ, अगर यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तीनों दिया होता तो दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन एंड हम उसके साथ जाते, बट अभी करंट सिनेरियो में विल गो विद वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। सो आपका आंसर ये होगा। इसीलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इशूड द फर्स्ट कॉइन्स बेयरिंग द नेम ऑफ द रूलर। सिक्के पहले भी थे लेकिन फर्स्ट कॉइन्स जिसपे उस रूलर का नाम भी है वो कब किसने इशू किए? इंडो ग्रीक्स, गुप्ता, मौर्यन या सतवाहना? तो इसका आंसर है इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स वर द वन जिन्होंने इशू किया था। एंड अगर मैं इसमें क्वेश्चन, एक जो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है वो है कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए थे, तो उसका आंसर है कुशानाज ने। ठीक है, तो दैट वुड बी योर आंसर। बट अभी इसमें बात हो रही है कि ऐसे कॉइन्स में रूलर्स की शक्ल थी तो वो इंडो ग्रीक्स हैं। बट इंडो ग्रीक्स के टाइम पे भी आपको गोल्ड के कॉइन्स देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज द अडेप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू हु वॉज रिफ्यूज्ड पेंशन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पेशवा बाजीराव टू के कौन से अडॉप्टेड सन थे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशन रिफ्यूज की थी? नारायणा राव, नाना साहेब, प्रताप सिंह भोसले या फिर स्वई मदुरई। अब इनमें से कौन थे जिनको मना किया गया था? तो इसका आंसर है नाना साहेब। एंड उनको क्यों ये चीज उनकी पेंशन जो उनको रिफ्यूज की गई थी, व्हाट वाज द रीजन? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते, उसके कारण से इनकी पेंशन रिफ्यूज कर दी गई थी।
आगे बढ़ते हैं। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, मुगल्स, राजपूत या फिर ब्राह्मणी किंगडम। तो हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये तो बहुत ही सिंपल था। अब इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हम्पी जो नेम है ये कहाँ से डिराइव हुआ है। तो जो उनकी लोकल मदर गॉडेस हैं, जिनको पंपा देवी माना जाता है, उनके वहां से इस नेम को डिराइव किया गया है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, गॉडेस पंपा देवी was the one जिनके थ्रू ये नेम को डिराइव किया गया, हम्पी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है डिवोशनल म्यूजिक इज एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ रीचिंग गॉड। कि म्यूजिक जो है उसके थ्रू हम भगवान तक रीच कर सकते हैं। ये टीचिंग जैनिज्म, सूफिज्म, बुद्धिज्म या हिंदुइज्म, किसमें डिवोशन म्यूजिक के थ्रू गॉड तक रीच करने की टीचिंग दी गई है। तो इसका आंसर है सूफिज्म। ठीक है, सूफिज्म में म्यूजिक के थ्रू रीचिंग गॉड को इंपॉर्टेंस दी गई है एंड उसकी टीचिंग्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा एंड एन अकबरी किसने लिखी है। जियाउद्दीन बरानी, अबुल फैजल, अबुल कादिर या फिर अकबर। तो अकबर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर है अबुल फैजल। एंड वैसे तो ये क्वेश्चन वो सेंस नहीं है कि अकबरनामा और एन अकबरी को दो अलग अलग सेक्ट में दिया है इन्होंने, जबकि अकबरनामा जो है उसके 3 वॉल्यूम थे। उस वॉल्यूम में से एक जो 3rd वॉल्यूम था वो ही एन अकबरी है। तो ये दो अलग चीजें नहीं हैं। इसका पार्ट है, 3rd पार्ट है एन अकबरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट। तो इवेंट्स को हमें ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले और फिर बाद में, ऐसे करके। पहला इवेंट है फर्स्ट इशू ऑफ यंग इंडिया अंडर गांधी जीज एडिटरशिप। सेकेंड है केड़ा सत्याग्रह, फिर चौरी चौरा इंसिडेंट और फिर महात्मा गांधी अरेस्ट एट साबरमती आश्रम अहमदाबाद। तो जो ये यंग इंडिया है ना, ये बेसिकली एक जर्नल था जो पब्लिश किया जा रहा था एंड गांधी जी के देख रेख में इस चीज को किया जाता था। ये 1919 से लेके लगभग 1930s में इस चीज को, ये एडिटरशिप जो थी गांधी जी के अंडर, इस चीज को किया जा रहा था। ये जर्नल था जो पब्लिश होता था। अगर हम केड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये इससे पहले 1918 में हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट्स ये जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद हुआ था, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी। तो ये हुआ था 4 फेब। अगर आप इतना नहीं याद कर सकते तो 1922। एंड साबरमती आश्रम जिसमें गांधी जी को अहमदाबाद में अरेस्ट किया गया था, ये लगभग इसके बाद हुआ था 10 मार्च को 1922। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने दोनों को डेट स्पेसिफाई किए हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो सबसे पहला इंसिडेंट जो हुआ है वो हुआ है केड़ा का। तो सेकंड वुड बी फर्स्ट, तो इन्हें दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। उसके बाद इशू ऑफ यंग इंडिया मूवमेंट, जो सॉरी यंग इंडिया जर्नल जो थी, देन हैपेंड चौरी चौरा एंड देन गांधी जी गॉट अरेस्टेड। तो इसका आंसर है 214। आप एक बार ध्यान से इसको डेट्स को लिख लो, या अगर आपको एक बार रिवाइज करना तो आप इसको कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इन द फर्स्ट मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली 1937 कौन सी पार्टी थी जो पावर में आई थी। जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी। तो जो पार्टी पावर में आई थी उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी। तो आपका आंसर है 3। एंड जो 1937 में जब ये मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली का हुआ तो राजगोपालाचारी
ये जो थे ये फर्स्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बने थे मद्रास के, सीएम ऑफ मद्रास। ठीक है, तो ये भी एक जनरल फैक्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। 1937 में ये चीज हुई थी। आगे बढ़ते हैं। खानकाहा इन सूफिज्म, उसे क्या किस मतलब से रेफर किया जाता है खानकाहा को? चैंटिंग ऑफ अ नेम, मतलब नाम को बार बार जपना। डिस्कशन ऑफ पैरेबल्स, जो भी वो डिस्कशन होती थी, या फिर प्लेस जहाँ पे जो सूफी मास्टर होते थे वो अपनी असेंबली रखा करते थे, असेंबली हुआ करती थी, या फिर एक स्पेशल काइंड ऑफ सॉन्ग, एक तरीके का कोई गाना। तो खानकाहा किसको कहा जाता था? तो खानकाहा जो है ये बेसिकली वो प्लेस होती थी जहाँ पे सूफी मास्टर्स अपनी असेंबली हेल्ड किया करते थे। और जो ये खानकाहा है ना, ये पर्शियन टर्म है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर पैटर्नाइज्ड बोथ अलवर्स एंड नयनार कल्ट? तो ऐसे कौन से रूलर्स हैं जिन्होंने अलवर्स और नयनार्स को पैटर्नाइज किया, मतलब उनको पैसे दिए, उनके रिलेटेड मंदिर बनवाए, ये सब चीजें की? वो कौन थे? चोलास, पल्लवास, चालुक्यास? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। साउथ में अपनी पावर दिखाने के लिए टेम्पल बिल्डिंग को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था, इसीलिए आप साउथ इंडिया में अगर जाओगे तो आपको ग्रैंड टेम्पल्स मिलेंगे। तो अलवर्स और नयनास कल्ट के तो दोनों के आपको मिलेंगे वहां पे। एंड चोला, जयास, पांड्यास, आपको सबका दिखेगा कि हर किंग ने वहां पे अपनी पावर को दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स को बनवाया था। अब अगर हम अलवर्स की बात करें तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं डिवोटीज ऑफ विष्णु, या फिर जो भी विष्णु जी के अवतार हैं उनके। अगर हम नयनार्स की बात करें तो ये शिवा या उनके जो अवतार हैं उनके जो डिवोटीज होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनको नयनार्स कहा जाता है। तो वो हो गए अलवर्स और ये हो गए नयनार्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट जो गांधी जी ने लीड किया था, जिसको चंपारण होम रूल मूवमेंट या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? तो चंपारण और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये दो मूवमेंट्स थी जो गांधी जी ने की थी। होम रूल मूवमेंट जो थी ये गांधी जी ने नहीं किया था। अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये 1917 में और केड़ा वाला 1918 में हुआ था। तो आपका आंसर है 1 and 3। और अगर हम बात करें होम रूल मूवमेंट की तो ये 1916 में हुई थी। एंड इसको बेसिकली एनी बेसेंट की लीडरशिप में एंड बाल गंगाधर तिलक, उनकी लीडरशिप में होम रूल मूवमेंट जो थी ये हुई थी। तो ये गांधी जी ने नहीं लीड की थी। आगे बढ़ते हैं। what criteria were used to classify Brahmins? ब्राह्मण्स को 1000 BC के बाद क्लासिफाई करने के लिए किस क्राइटेरिया को यूज किया जाने लगा? गोत्र को, क्लास को, प्रोफेशन को या क्लैन को? तो ब्राह्मण्स हो गए प्रोफेशन या क्लैन या क्लास नहीं, इसका आंसर है गोत्र। आगे बढ़ते हैं। Who among the following leaders, जिसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 में? तो जो 13 दिसंबर 1946 है ना, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड या फिर इंट्रोड्यूस्ड, सॉरी। तो उसका आंसर होगा इंट्रोड्यूस्ड। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप होगा 30 दिसंबर 1946। And it was introduced by whom? Dr. B.R. Ambedkar, S.N. Mukherjee, Subhash Chandra Bose या जवाहरलाल नेहरू? तो it was introduced by जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। Choose the correct option related to the women devotee। जो अलवर्स एंड नैनार्स की जो वुमेन डिवोटीज भी हुआ करते थे, तो उनमें से आपको इनके ऑप्शन सही बताने हैं। अंदर अलवर्स के, कलईकल अम्यार अलवर के, या फिर कलईकल अम्यार नयनार की फॉलोअर थी, या फिर बोथ 1 and 3। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है?
तो आपका आंसर है बोथ 1 and 3। जो करिकल अम्यार थी ये अलवर्स की नहीं, ये नयनार फॉलोअर थी। एंड अलवर्स वो होते हैं जो विष्णु एंड डिवोटीज उनके अवतार के, एंड नयनार जो होते हैं वो शिवा और उनके अवतार के डिवोटी होते हैं। अंदल और करिकल अम्यार दीज वर दी वन फ्यू ऑफ द वुमेन जो फॉलोअर और डिवोटीज थे। आगे बढ़ते हैं। इन धर्म सूत्र एंड धर्म शास्त्र कितनी काइंड ऑफ मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है? 5, 6, 7 या 8? तो धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र में 8 तरीके की मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन इस 8 में से 4 मैरिजेस को गुड कहा गया है एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि वो उनको सही माना गया है एज पर धर्म शास्त्र एंड धर्म सूत्र, और जो बाकी की रिमेनिंग है उनको कंडेम किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे इस क्वेश्चन की जगह ये पूछा जाता कि धर्म शास्त्र या धर्म सूत्र में हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैरिजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज गुड, तो फिर आपको इसमें 4 को टिक करना पड़ता, बट इन जनरल रिकॉग्निशन की बात हो रही है तो 8 है। मैच द फॉलोइंग: अकबरनामा, अबुल हामिद लाहौरी, अबुल फैजल, गुलबदन बेगम या जहांगीर। हुमायूं नामा, जहांगीर नामा, बादशाह नामा। तो इनको आपको मैच द फॉलोइंग है कि किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है, कौन सा नामा लिखा है, वो आपको बताना है इसमें से। तो अगर हम सबसे पहले की बात करें अकबरनामा, तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि अकबरनामा भी ऊपर मैंने बताया था कि उसमें से इसका 3rd पार्ट था एन ए अकबरी। तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अबुल फैजल ने। अगर हम हुमायूं नामा की बात करें तो ये गुलबदन बेगम, जो कि इनकी सिस्टर थी और अकबर की बुआ थी, जिनको अकबर ने बोला था कि आप लिखिए, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। अब इसके आगे अगर हम जहांगीर नामा की बात करें तो जहांगीर नामा जहांगीर से रिलेटेड, और बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी। तो 4। तो आपका कुछ पैटर्न 1 बी है, ये तो ऐसे ये इसी में ही पढ़ रहा है सिर्फ। तो 2 का सी होगा गुलबदन बेगम, 3rd का डी जहांगीर और 4th का ए अब्दुल हामिद लाहौरी। तो ये आपका करेक्ट पैटर्न है एंड दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। इफेक्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था 26 जनवरी कौन से ईयर में? 1949, 1950, 1951 या 1952? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था 1950 में। और अगर हम बात करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका था और साइनिंग कब हुई थी, तो वो था 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेट्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हो चुका था कि अब तैयार हो गया, पर इफेक्ट में 26 जनवरी को आया था। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर को फर्स्ट मैट्रिक कंसिडर किया जाता है 1857? अगर हम रिवोल्ट की बात करें, मंगल पांडे, वीटी सर्वकार, बेगम हजरत महल या आरसी मजुमदार? तो ऐसे ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, इसका आंसर है मंगल पांडे एंड ही वाज द सोल्जर। बंगाल रेजिमेंट से ये बिलोंग करते थे एंड जो 1857 के रिवोल्ट में फ्रीडम फाइटर्स थे, इनको जब बाद में हमने 1942 में जब अपनी क्विट इंडिया मूवमेंट हमने शुरू की है, जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल बाद में 19th सेंचुरी में शुरू हुई, तब भी इनको एक इंस्पिरेशन की तरह लिया जाने लगा। तो ये जो आपकी 11th वीडियो थी, इसके 20 क्वेश्चंस थे, इसमें से आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में झटपट से बता दीजिएगा। कुछ नया सीखने को मिला, कुछ डाउट है अगर अभी भी मन में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए खुद से प्रैक्टिस करने के लिए तो वो आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, मैं वहां पे डाल दूंगी। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।